हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका मुद्रा और साख जो कि सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर 3 लेके आए हैं। देखिए, इससे पहले हम पूरा भूगोल एक एक चैप्टर और पूरा हिस्ट्री और पूरा इकोनॉमिक्स चल रहा है, सिविक्स सब करा देंगे। तो आपका एग्जाम है तो जल्दी आप लोग देखिए। साथ ही साथ वर्मा प्रेस, प्रोजेक्ट परक, क्वेश्चन बैंक सब करा दिए हैं। जो बाकी है वो करा देंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें, ध्यान से वीडियो को देखिए। पहला, निम्न में से कौन गरीब ग्रामीण परिवार के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है? पहले चैप्टर का नाम ही है मुद्रा और साख। मुद्रा मतलब क्या हुआ? मुद्रा मतलब विनिमय का माध्यम, पैसा जो है। और साख मतलब होता है साख, ऋण, तीन, ये सब होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन गरीब ग्रामीण परिवार के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है? तो वाणिज्य बैंक। देखिए, ऋण का दो स्रोत है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक ऋण वह है जो बैंक या सहकारी समिति से प्राप्त होता है, इसका ब्याज दर कम होता है, जबकि अनौपचारिक ऋण में ब्याज दर अधिक होता है। ये मित्र, रिश्तेदार, व्यापारी, साहूकार, जमींदार से प्राप्त किया जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। साहूकार द्वारा लिया गया ब्याज बैंक द्वारा लिए गए ब्याज की तुलना में क्या होता है? बहुत अधिक होता है। क्योंकि देखिए, बैंक 6-7% ब्याज लेगा, जबकि साहूकार जो है 8-10% ब्याज लेता है। वो मासिक भी ले सकता है, जबकि बैंक सालाना ब्याज दर लेता है। समझ गए? जैसे बैंक लिया 8% तो साल में 8%, अब साहूकार 5% महीना लिया तो एक साल में 60% ब्याज हो गया आपका। समझ गए? तो इस तरह वो शोषण करता है। अगला, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। तो ऋण के अनौपचारिक स्रोत में क्या शामिल है? बैंक औपचारिक में है, सहकारी समिति औपचारिक में है। तो व्यापारी जो है ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, नहीं पूछा है। बैंक और सहकारी समिति है तो नियोक्ता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है? साख निर्माण, जमा स्वीकार करना, ऋण देना। तो इनमें से सभी होगा। आगे, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। देखिए, भारत का केंद्र बैंक पूछे तो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का गठन पूछे तो 1935, 1 अप्रैल 1935। और एक चीज याद रखिएगा, 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट छोड़ के भारत में सभी प्रकार के नोट को जारी करता है आरबीआई। 1 रुपये का नोट जो है भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब एटीएम कार्ड, क्रेडिट, डेबिट, ये सब। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकता के दोहरे संयोग की जरूरत को समाप्त करता है? मुद्रा। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, एक वस्तु दो, दूसरा वस्तु लो, लेकिन उसमें समस्या होता था। जैसे हमको गाय बेच के घोड़ा लेना है तो हमें देखना पड़ता था कौन मेरा गाय लेके घोड़ा दे या और भी चीज़। लेकिन मुद्रा ये प्रयोग खत्म किया, कहीं भी कोई भी चीज़ बेचो और कहीं भी खरीदो। अगला, मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का बहुत सारा कार्य है। विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय, तो आवश्यकता के दोहरे संयोग को समाप्त करना, मूल्य के एक समान माप के रूप में कार्य करना, स्थगित भुगतान के मानक के रूप में कार्य करना। तो उपयोग सभी। किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकता का दोहरा संयोग होना आवश्यक है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। आवश्यकता का दोहरा संयोग मतलब हम जो चीज़ बेच रहे हैं वो चीज़ खरीदने वाला लेना चाहिए, और हम जो चीज़ चाहते हैं वो खरीदने वाले मेरी वस्तु हमें दे। यही है मतलब, गाय बेच के जूता लेना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कौन मेरा गाय लेके जूता दे, लेकिन पैसा से कहीं भी गाय बेचिए, कहीं भी जूता खरीदिए। अगला, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, गाय के बदले 10,000 नहीं, बैंक से गाय प्राप्त करना नहीं, गाय का दूध बेचना नहीं। तो एक गाय के बदले 5 बकरी। वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय का माध्यम क्या है? देखिए, कोई भी वस्तु या मुद्रा विनिमय का माध्यम हो सकता है जिससे हम लोग खरीद बिक्री कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, जिस माध्यम द्वारा वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय या लेन देन होता है उसे विनिमय का माध्यम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जैसे मुद्रा, करेंसी नोट, चेक, ड्रॉप, एटीएम इत्यादि। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? जिस माध्यम द्वारा वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय या लेन देन होता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उदाहरण, किसान द्वारा लोहार को धान देकर हल या कुदाल लेना, यह है वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब जैसे बचपन में आप लोग भी किए होंगे या हम भी किए थे कि एक वस्तु देते थे, दूसरा वस्तु लेते थे। मिठाई खाने का मन किया तो जो घर में धान होता था उसको ले जाके दे देते थे, तो वो बदले में मिठाई देता। बहुत पहले की बात है ये सब, लगभग 15 साल पहले की बात है, 15 से 20 साल, बहुत छोटे जब थे।
वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष कठिनाई बताइए। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष या कठिनाई: आवश्यकता के दोहरे संयोग की कमी, मूल्य के समान मापक की कमी, स्थगित भुगतान के मानक की कमी, मूल्य संचय में दिक्कत। ये सब है वस्तु विनिमय प्रणाली में। चलो अब आगे देखो। मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाता है? मुद्रा के प्रयोग में आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास गेहूं है और वह उसे बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है तो वह अपनी आवश्यक वस्तु खरीद सकता है। जैसे मेरे पास गेहूं है 10 कुंटल, उसको हम कहीं भी बेच लेंगे 2000 रुपया कुंटल, समझ गए, 20,000 हो गया, तो हम उस पैसा से कुछ भी खरीद सकते हैं। इस प्रकार लाभ हुआ। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है? आपको पता होगा ये बैंक है, इसमें 2 प्रकार का लोग जाता है, एक ए है एक बी। एक वो जिसके पास बहुत अधिक पैसा है तो वह बैंक में जमा करता है, और दूसरा वो जिसे पैसे की ज़रूरत होती है तो बैंक से वो ऋण लेता है। तो बैंक जमाकर्ता को कम ब्याज देता है जबकि ऋण लेने वाले से ब्याज दर अधिक लेता है। इस प्रकार जो पैसा उसके पास बचता है इससे बैंक चलता है, समझ गए। बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो बैंक अपने यहाँ जमा राशि पर जो ब्याज देता है उससे अधिक ब्याज दिए गए ऋण पर लेता है। कर्जदार से लिए गए ब्याज तथा जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज में अंतर को बैंक की आय का मुख्य स्रोत है। चलो आगे देखो। जब वस्तु विनिमय प्रणाली में मध्यस्थता का काम करता है तो इसे क्या कहते हैं? जब मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में मध्यस्थता का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करता है तो इसे विनिमय का कार्य कहते हैं या माध्यम, समझ गए। मुद्रा का एक निश्चित मूल्य होता है जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं की खरीद बिक्री की जा सकती है। बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंपनियों तथा व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना है, जनता के जमा को अपने पास विभिन्न खातों में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा सब वीडियो अगर प्लेलिस्ट में आप देख लिए सोशल साइंस का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बाकी जो है वो भी करा देंगे, चैप्टर वाइज तो करा ही रहे हैं। चलिए आगे देखिए। बैंक का सबसे मुख्य कार्य भाई ग्राहकों से जमा स्वीकार करो, ऋण दो। जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने की सहमति रखता है तो उसे क्या बोलते हैं? आवश्यकता का दोहरा संयोग। जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखता है तो इसे विनिमय या व्यापार कहते हैं। बेचने वाला विक्रेता और खरीदने वाला क्रेता होता है। जिस स्थल पर भूभाग पर विनिमय होता है उसे बाजार। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। बाजार क्या है? तो लिख सकते हैं ऐसा क्षेत्र जहां क्रेता और विक्रेता फैले हुए हैं। विक्रेता अपने वस्तु को बेचने के लिए और क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए एक जगह इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं बाजार। जैसे हटिया होता है आपका, बिग बाजार होता है, इंटरनेट भी बाजार है, जैसे उसमें फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ये सब बाजार है। भारत में केंद्र सरकार की बैंक से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करने का अधिकार भारत रिजर्व बैंक के पास है। आरबीआई, 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 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब आगे देखिए। अधिक जोखिम वाली परिस्थिति में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकती है, स्पष्ट करें। तो समझिए ध्यान से, अगर कोई किसान है ए, उसका नाम है, वो ऋण ले रहा है कहीं से, चाहे वो औपचारिक स्रोत से ले रहा है या अनौपचारिक स्रोत से, बैंक से भी ले सकता है या फिर किसी से भी ले सकता है, मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी। इस आशा से कि फसल उपजाएगा, पहले फसल अच्छा होगा तो अपने लिए भी कुछ रख लेगा और ऋण भी चुका देगा बैंक से, जैसे लिया है तो बैंक को। लेकिन किसी कारण से वर्षा के ना होने, वर्षा के अधिक होने, कीड़े मकोड़े का फसल खाने से या बहुत कम फसल होने से क्या होगा, वह ऋण चुकाने के लायक नहीं रहेगा और उसका ऋण बढ़ता हुआ एक बोझ बन जाएगा। इसलिए उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकती है। चलिए अब देखिए इसको जो लिखा गया है। यद्यपि कर्जदार अपनी आय बढ़ाने तथा बेहतर परिस्थितियों के निर्माण के लिए कर्ज लेता है, लेकिन जोखिम वाली परिस्थिति में ऋण कर्जदार के लिए समस्या और खड़ी कर सकती है। एग्जाम्पल तो अभी बता दिए, वही यहाँ पे दिया है। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदार को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता? तो कई बार बैंक कुछ कर्जदार को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता, इसके निम्नलिखित कारण है। तो पहला, कुछ कर्जदार बैंक को अपनी आय का प्रमाण पत्र देने में असमर्थ होते हैं। कुछ लोग अपनी लॉकर के विषय में बैंक को ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराते। कुछ लोग कर्ज के बदले में भूमि, पशु संपत्ति आदि के रूप में ऋण आधार उपलब्ध नहीं कराते। कुछ लोग गारंटी देने वाले लोगों को साथ नहीं ला सकते तो कर्ज ना देने पर उसका कर्ज चुका सके। चलो आगे देखते हैं। भारत रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधि पर किस प्रकार नजर रखता है? तो भारत का केंद्र बैंक जो है आरबीआई है। तो
तो भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधि पर निम्नलिखित तरीका से नजर रखती है। देश की मौद्रिक नीति का निर्माण रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। प्रत्येक व्यावसायिक बैंक को एक निश्चित अनुपात में नगदी रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक में रखनी पड़ती है। ब्याज दर, बैंक दर, नकद रिजर्व अनुपात, CRR, रेपो रेट आदि का निर्धारण रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, आपको पता होगा, सभी देश में एक केंद्र बैंक होता है, उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय बैंक। तो भारत का जो मेन बैंक है वो रिजर्व बैंक है, राष्ट्रीय बैंक, RBI। भारत का केंद्र बैंक क्या है? RBI। ये क्या करता है? तो सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, ऋण देता है सभी बैंकों को, लाइसेंस देता है, मुद्रा जारी करता है, यही सब है। ये सब ध्यान भी रखता है। बैंक दर, किसको ऋण दे रहा है दूसरा बैंक, व्यापारिक बैंक, व्यवसायिक बैंक किस दर पे दे रहा है, यही सब ध्यान रखता है वो। चलिए आगे, साख के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। साख के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। ऋण के औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, अथवा ऋण के औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र, ऋण से आप क्या समझते हैं? साख के प्रमुख स्रोत है औपचारिक और अनौपचारिक। बैंक तथा सहकारी समिति द्वारा दिए गए ऋण को औपचारिक ऋण तथा साहूकारी, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, मित्र द्वारा दिए गए ऋण को अनौपचारिक ऋण के नाम से जाना जाता है। औपचारिक ऋणदाता कर्जदार से समर्थन ऋणाधार की मांग करता है, जबकि अनौपचारिक ऋण में किसी प्रकार के समर्थन ऋणाधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। औपचारिक ऋणदाता एक निश्चित तथा निम्न ब्याज दर पर ऋण देता है, जबकि अनौपचारिक ऋणदाता मनमानी तथा ऊंची ब्याज दर वसूल करता है। चलिए आगे देखिए, औपचारिक ऋण देने वाली संस्थाओं का नियंत्रण और अध्यक्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ये सब लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? तो हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की जरूरत निम्नलिखित कारण से है। तो पहला, औपचारिक स्रोत से मिलने वाली ऋण अनौपचारिक स्रोत से मिलने वाली ऋण की अपेक्षा सस्ती होती है, क्योंकि इस पर कम दर से ब्याज लगता है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को औपचारिक स्रोत से ऋण मिलने से उसकी आय बढ़ेगी तथा बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरत के लिए सस्ता कर्ज ले सकेगा। औपचारिक स्रोत से दिए गए ऋण का पर्याप्त लेखा जोखा रहता है, जिससे कर्ज देने वाले बेवजह परेशान नहीं पड़ते। लोगों को सस्ती लोन कर्ज मिलता है, जिससे देश का विकास भी तीव्र होता है। औपचारिक स्रोतों पर ब्याज दर पूरे देश के लिए समान होता है। विकास में ऋण की क्या भूमिका है? तो बहुत भूमिका है। आर्थिक विकास में ऋण की निम्नलिखित भूमिका है। प्रति व्यक्ति आय एवं रोजगार में वृद्धि, रोजगार के सृजन, लघु तथा कुटीर उद्योग के विकास में सहायक, कृषि एवं कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों के विकास में सहायक, आम जनता अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए सफल छात्रों को अपनी शिक्षा का पूर्ण उत्तर रोजगार बैंक ऋण बड़ी भूमिका इसमें निभाती है। हो गया, चलिए अब अगला